हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर मोनिशा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सेल्फ लर्निंग। यस, वी आर लाइव नाउ और सभी को वेलकम है। सभी को गुड इवनिंग, राम नाम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जैसे भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो आज हम क्लास में जो स्टार्ट करने वाले हैं वो क्या है, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम कहते हैं गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। और चूंकि ये जो हमारी यूनिट चल रही है, थर्ड यूनिट लर्नर एंड लर्निंग थ्योरी, उसमें जो पर्सनालिटी वाला पोर्शन चल रहा है उसका लास्ट टॉपिक है। तो इसको कंप्लीट कर लेते हैं आज, जिससे हमारा जो फर्स्ट पार्ट है इस यूनिट का वो कंप्लीट हो जाए। तो सभी लोग जुड़ जाइए जल्दी जल्दी से, जो भी मेरे साथ क्लासेस अटेंड कर रहे हैं और पढ़ रहे हैं, उन सभी के लिए मेरा आपसे निवेदन है कि कंटिन्यू जरूर रहिए आप, क्योंकि यहाँ से मैं अगर आपके लिए मेहनत कर रही हूँ तो आपका मेहनत भी बनता है ना। तो चलिए जुड़ जाइए और लास्ट तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि इम्पोर्टेंट है। मैं अभी वैसे भी बहुत बड़े बड़े सेशंस नहीं ले रही हूँ। जब आप लोगों की संख्या ज्यादा हो जाएगी तो हम बड़े बड़े सेशंस भी लेंगे जो एक एक घंटे के होंगे। तो ज्यादा बड़ा सेशन नहीं होता है, आधे घंटे का होता है, तो लास्ट तक जरूर बने रहे आप, कीजिए आप, है ना। चलिए गेस्टाल्ट साइकोलॉजी के बारे में हम स्टार्ट करते हैं पढ़ना। कल मैंने आपको मैक्स वर्दिमर के बारे में बताया था। मैक्स वर्दिमर के बारे में क्या बात करी थी हमने कि उनकी जो थिंकिंग है वो क्या है, उन्होंने किस पर वर्क किया। तो उनका जो वर्क है वो किसी जानवर पे नहीं था, उनका वर्क क्या था, स्कूल गोइंग स्टूडेंट पे था, जिसमें उन्होंने बताया कि अगर बच्चों को सिखाना है तो उनकी लर्निंग को, उनकी थिंकिंग को इम्प्रूव करना होगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें बच्चे इनसाइट के माध्यम से सीखते हैं, मतलब उनकी अंतर सूझ जो होती है उसके माध्यम से सीखते हैं। तो अगर आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, तो उनको स्पून फीडिंग नहीं करानी है। उनको क्या करनी है कि उनको ऐसा माहौल प्रदान करना है ताकि उनकी इनसाइट जो है वो डेवलप हो और उसको वो समझ में आ सके उनको, ताकि वो उस को ग्रहण करके अपनी जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व कर पाए। ठीक है, ये मैक्स वर्दिमर का कथन था। प्रोडक्टिव थिंकिंग के नाम से उनकी एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है जिसकी वजह से वो फेमस हुए। ठीक है, तो वो हमने डिटेल में पढ़ा था, बट अगर हम मैक्स वर्दिमर के बारे में पढ़ते हैं तो हमें गेस्टाल्ट के बारे में पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि मैक्स वर्दिमर, कोट कोफका और कोहलर तीनों ने मिलकर एक थ्योरी दी थी 1912 में। जो थ्योरी थी, कौन सी, 1912 में दी थी उन्होंने ये थ्योरी। इसे कहा जाता है गेस्टाल्ट थ्योरी। गेस्टाल्ट शब्द जो है उसका मतलब क्या होता है, गेस्टाल्ट साइकोलॉजी जो है इसका मतलब क्या होता है, तो ये एक जर्मन भाषा का शब्द है। आपको मैं बता दूं, ये तीनों जो है जर्मन फिलोसोफर थे, जर्मन साइकोलॉजिस्ट थे, और इनका काम जो था वो किसमें था, साइकोलॉजी की फील्ड में था। और अलग अलग तरीके से इन्होंने काम किया, लेकिन समग्र रूप से दोनों तीनों ने मिलकर एक थ्योरी दी जिसे गेस्टाल्ट थ्योरी कहा जाता है। ठीक है, तो ये जर्मन जो भाषा का शब्द है गेस्टाल्ट, इसका जो अर्थ होता है वो क्या होता है, होल। होल का अर्थ क्या होता है, समग्र। समग्र का मतलब कंप्लीट, है ना। और समग्र आकार कहा जाए इसको, या फिर समूहीकरण, ग्रुपिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो कहते हैं, वो ये है गेस्टाल्ट का मतलब होता है। ठीक है, तो मैक्स वर्दिमर, कोफका और कोहलर। कोहलर के बारे में मैंने आपको इनसाइट थ्योरी के बारे में बताया था कि उन्होंने इनसाइट थ्योरी दी थी जिसमें एक चिंपैंजी लिया था। क्या था चिंपैंजी का नाम, कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे बताइए। चिंपैंजी उन्होंने लिया था और उसके बाद उन्होंने क्या किया था, एक बॉक्स लिया, एक कमरे में उसे बंद किया। कमरे में बंद करने के बाद में केले का एक बंच था जो ऊपर टांग दिया, और उसके बाद कई सारे ब्लॉक्स जो है वो यहाँ पर रख दिए और एक छड़ी भी रख दी। अब उसका ये था कि जब उसको भूख लगी, उसकी लिए उसकी नीड बढ़ी, तो नीड बढ़ने के बाद उसने क्या किया कि इन ब्लॉक्स को एक रेंज में जमाया और जमाने के बाद में केले के बंच को उठा दिया। इनका एक और एक और एक्सपेरिमेंट है जिसमें उन्होंने क्या किया था, इसी चिंपैंजी को एक और कमरे में था वो बंद कर दिया और उसमें छड़ियों के कई सारे बंचेस रख दिए, इस तरीके से बंचेस रख दिए। और उसमें ये था कि ऊपर फिर से वो क्या रखा था, केले का गुच्छा था वो टंगा था। तो अब वो उसने क्या किया, धीरे धीरे इन सारी छोटी छोटी छड़ियों को आपस में जोड़कर एक बड़ी छड़ी का निर्माण किया, और उसके बाद फिर उसने केले के वो टुकड़ों को या फिर केले के जो बंच है उसको नीचे गिरा दिया और उसने खा लिया, उसकी अपनी भूख को मिटा दिया। तो इनका कहना ये था कि इनसाइट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बच्चा बहुत कुछ अपने आप ही सीख जाता है, उसकी जो सूझ है उसके द्वारा वो सीख जाता है। ये कोहलर की अपनी एक्सपेरिमेंट्स का, अपना रिसर्च था। ठीक है, लेकिन जब हम बात करते हैं गेस्टाल्ट की, तो गेस्टाल्ट का मतलब होता है समग्र। कहने का अर्थ ये है कि जब भी हम किसी भी चीज को देखते हैं तो हम उसके संपूर्ण आकार को देखते हैं, हम उसके होल
पार्ट को देखते हैं, कंप्लीट शेप को देते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि अगर आप किसी भी व्यक्ति को पहली बार देखते हो, ठीक है, तो पहली बार देखने में क्या, उसकी आप नाक अलग से देखते हो, कान अलग से देखते हो, आंख अलग से देखते हो, ऐसा नहीं, आप उसका संपूर्ण पर्सनालिटी देखते हो। तो इनका कहना ये है कि जो कंप्लीट होता है ना, तो जब भी आप किसी भी प्रॉब्लम को देखो ना, तो प्रॉब्लम को कैसे देखो, एक एज अ होल देखो, एक कंप्लीट आकार में देखो, उसके बाद फिर उसके छोटे छोटे पार्ट या करने के बाद उसका सॉल्यूशन निकालो। इनका कहना ये था, है ना। तो इसको कहते हैं समूहीकरण का सिद्धांत, और इसे संपूर्णवाद भी कहा जाता है। इसका मतलब क्या है, द होल इज मोर इम्पोर्टेंट देन पार्ट, द होल इज मोर इम्पोर्टेंट देन पार्ट। जैसे गुलाब के पौधे की बात की जाए, तो गुलाब के पौधे में अगर हम बात करेंगे तो एक पेड़ की बात करेंगे कि गुलाब का एक पौधा होता है, ठीक है। उसके बाद फिर आपके दिमाग में एक प्लांट आ जाएगा जो कि गुलाब का है। उसके बाद मैं बोलूंगी कि आप इसकी लीव्स कैसी होती हैं ये बताओ, फिर आप इसके फ्लावर्स कैसे होते हैं, उसमें खुशबू कैसी होती है ये बताओ। तो आप छोटे छोटे अलग अलग पार्ट्स की फिर चर्चा करोगे, लेकिन कंप्लीट वे में एक पार्ट को देखोगे, है ना। इसको और अच्छे से समझ लेते हैं कि इनसाइड का और इसका क्या रोल है। जैसे मान लेते हैं आप किसी प्रॉब्लम में फंस गए, सपोज करो कि आप किसी एक जगह गए हो, ऐसी जगह पर जो, और उसके बाद आप रास्ता भटक जाते हो, ठीक है, आपकी जो आपके पास में कोई कम्युनिकेशन का साधन नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो क्या करोगे आप। एक तो उपाय ये होता है कि आप परेशान होकर डिप्रेस होकर एक जगह बैठ जाओ और रोने लगो। दूसरा काम ये होता है कि अब उस प्रॉब्लम से निकला कैसे जा सकता है। सपोज एक जंगल में आप फंसे हुए हैं, अब निकला कैसे जा सकता है, रास्ते तक कैसे पहुंच जाया जा सकता है, रास्ते के जानवरों से बच के किस तरीके से आप मेन रोड तक पहुंच सकते हैं, उसके लिए क्या आपका दिमाग काम करेगा। तो वो वहां पर आपको कोई लिखा पढ़ा हुआ चीज सामने याद नहीं आएगी, वहां पर बात क्या आएगी, इनसाइड जो आपकी अंतर सूझ है ना, वो काम में आएगी। और एक्चुअल जो आपका दिमाग है ना, उसी वक्त समझ में आता है कि आप कितने इंटेलिजेंट है। जो अंतर सूझ है वो समझ में आएगी। अपने आप को पहले रिलैक्स करना है, काम करना है, उसके बाद फिर अपनी सूझ का इस्तेमाल करके उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है। तो इनका कहना ये था कि जब भी कभी हम कुछ भी देखते हैं ना, तो हम होल को देखते हैं, समग्र रूप को देखते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में हमारी नजर बाद में जाती है, पहले किस पर जाती है, उसकी पूरी आकृति पर जाती है। जैसे अगर यहाँ पर एक ही तरीके की बहुत सारी बॉल्स रखी हों और उसमें एक स्क्वायर रख दिया जाए, तो आप इस स्क्वायर को बाद में देखोगे, जब आप इसको बहुत ही क्लियरली, बहुत बारीकी से मेजर करोगे, आपको क्या लगेगा कि सारी की सारी क्या है, बॉल्स है ना। अगर यहाँ पर बीच में एक हेक्सागोनल जो शेप का ब्लॉक है वो रख दिया जाए, तो भी आप उस पर नजर बाद में डालोगे, जब आप बहुत ही एनालिसिस वे में इसको देखोगे। लेकिन कंप्लीट में आपको क्या दिखाई देगा कि ये सारी चीजें क्या है, एक ही जैसी है। तो यहाँ पर इनका कहना ये था कि हम जब भी कोई वस्तु को देखते हैं, कोई प्रॉब्लम को देखते हैं, किसी काम को देखते हैं, तो उसकी समग्र को देखना चाहिए, पूरी आकृति को देखना चाहिए, ठीक है। जो थ्योरी है वो किस पर काम करती है, परसेप्शन पर। किसी चीज को देखने के बाद जो आपका उसके लिए नजरिया बनता है, एक फिगर बनता है माइंड में, उस पर काम करती है। इनसाइट पर काम करती है, अंतर सूझ जो होती है उस पर काम करती है। होल टू पार्ट, इनका कहना यह है कि पहले आप पूरे कंप्लीट होल को देखिए और उसके बाद में छोटे छोटे पार्ट्स पर उसको विखंडित करके एक एक पार्ट की बात कीजिए। पहले पर कंप्लीट बात करनी पड़ेगी होल की। फिर ये बात करती है मैक्रो टू माइक्रो। मैक्रो का मतलब अगेन कंप्लीट बड़ा फॉर्म, और माइक्रो का मतलब फिर छोटे छोटे फॉर्म, ठीक है। अगर आप कंप्यूटर लैंग्वेज भी सीख रहे हैं तो पहले कंप्यूटर लैंग्वेज में भी बड़ी चीज को आप जानिए, फिर उसके बाद उसकी छोटी छोटी चीजों को देखिए। फिर आता है आपका प्रूडेंट एंड रिफ्लेक्टिव, यानी कि विवेक और चिंतनशील। आपका दिमाग कैसा होना चाहिए, विवेकफुल होना चाहिए। आपका विवेक जागृत हो, किसी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जा सकता है इसकी आप अपने आप से ही मतलब जूझो उसके अंतर्गत, है ना। जैसे एक पहले के जमाने में एक बुक आती थी, मेरे पापा ने मुझे लाकर दी थी, जिसमें लिखा हुआ था माथा पच्ची। आप लोगों में से किसी के और के घर में भी हो सकती है। माथा पच्ची में क्या होता था कि कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती थी, दी जाती थी उसमें फॉर एग्जांपल्स में, कि जो बहुत क्रिटिकल होती थी, लेकिन उनका सॉल्यूशन वहीं कहीं पर होता था। तो उस सॉल्यूशन को ढूंढने के लिए आपको दिमाग के घोड़े दौड़ाने पड़ते थे, कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता था उस प्रॉब्लम पे, और उसके बाद में पहले आप पूरी प्रॉब्लम को एक साथ सुनते थे, समझते थे, फिर उसके छोटे छोटे पार्ट्स को अलग अलग करते थे, फिर उनको जोड़ते थे, फिर उसके बाद उसका सॉल्यूशन निकालते थे। माता बच्ची के नाम से बुक आती थी। तो ये वही काम है ना।
आपका दिमाग विवेकफुल हो, मतलब विवेक आपका जागृत हो, चिंतनशील हो, चिंता ना करे, चिंतन करे कि इस चीज को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, इन्होंने इन सारी चीजों को तो बढ़ावा दिया है, या फिर कहना चाहिए आगे बढ़ाया है। लेकिन ट्रायल एंड एरर, जो प्रयास और त्रुटि वाला सिद्धांत है, स्ट्रीव एंड सक्सीड का यानी प्रयास और सफल के सिद्धांत को ना इन्होंने कहा है कि ये चीज इसका खंडन किया है एक तरीके से, है ना, इस बात को उन्होंने बताया है। ठीक है, तो ये चीजें हैं जिसके बारे में गेस्टाल्ट साइकोलॉजी जानी जाती है। इसमें कुछ और पार्ट्स हैं जिसके बारे में हम अभी चर्चा कर लेते हैं। तो क्या हुआ कि गेस्टाल्ट में कुछ क्रम है जिस माध्यम से हम किसी भी प्रॉब्लम को देखते हैं और उसके बाद फिर उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें जो क्रम बताए हैं उसमें उनने सभी के नियम बता दिए। ठीक है, कौन कौन से नियम के आधार पर हम किसी प्रॉब्लम को देखने के बाद उसको सॉल्व करने की प्रक्रिया पे जाते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने जो गेस्टाल्ट थ्योरी के अंतर्गत जो नियम बताए गए हैं वो कौन कौन से हैं। लॉ ऑफ सिमिलैरिटी सबसे पहले आती है, लॉ ऑफ सिमिलैरिटी। इसके बाद में आती है लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी, इसके बाद में एक्सप्लेन करूंगी उनको। लॉ ऑफ क्लोजरनेस मतलब समापन, लॉ ऑफ कॉन्टिन्यूटी मतलब निरंतरता, लॉ ऑफ कंप्लीटनेस मतलब समग्रता, फिर लॉ ऑफ सिंप्लिसिटी यानी कि सरलता। ठीक है, अच्छा देखिए अब कैसे समझे हम। जैसे मान लेते हैं हमारे साइड में एक ही उदाहरण है, क्योंकि इनसाइड थ्योरी का एक उदाहरण है जो कि चिंपैंजी वाला है। ठीक है, तो उसमें क्या था कि कंप्लीट प्रॉब्लम थी, क्या मुझे भूख लगी है, चिंपैंजी को लगा क्या मुझे भूख लगी है, और भूख लगने के बाद में ऊपर जो है वो केले टंगे हुए हैं, कैसे भी करके मुझे वो केले चाहिए। तो एक समग्र रूप में प्रॉब्लम को देख लिया, कंप्लीट प्रॉब्लम थी, समग्र रूप की प्रॉब्लम थी कि भूख लगी है, सॉल्यूशन वो नजर आ रहा है, उस नजर आने वाले सॉल्यूशन को कैसे भी करके हाथ में लेना है। ठीक है, ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन था। अब वो कैसे सॉल्व करेगा इस प्रॉब्लम को, तो सबसे पहले उसने क्या किया कि आसपास पहले देखा कि क्या हो सकता है ना, परसेप्शन बनाया उसने सबसे पहले, है ना। उसके बाद में उसने देखा समानता, सिमिलैरिटी, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो एक जैसी दिखाई दे रही हैं। ठीक है, उसने बॉक्सेस देखे कि सारे बॉक्स जो हैं वो एक जैसे नजर आ रहे हैं। फिर निकटता, उनकी सभी को यदि हम निकट में ला लें तो निकट में लाने में एक पूरा कंप्लीट एक बॉक्स बन जाता है। ठीक है, तो उसने निकटता देखा, फिर उसने उस बॉक्सेस को एक के ऊपर एक करके निकट कर दिया। ठीक है, फिर उसके बाद समापन, ये कंप्लीट हो गया। अगर कोई प्रॉब्लम हो गई उसके छोटे छोटे पार्ट्स में आपने उसका एनालिसिस कर दिया, अब कैसे भी करके इसको क्लोज करना है। क्लोज एंड जरूरी होता है, क्योंकि कई सारे लोग तो होते हैं जो स्टार्ट तो करते हैं बट क्लोज नहीं कर पाते हैं। तो क्लोज करने के लिए उसने क्या कि सारी चीजों को एक के ऊपर एक रख के उसके बाद उस पर वो खड़ा हुआ। निरंतरता, एक बार नहीं हुआ होगा प्रयास, उसके बाद फिर उसने इस चीज को कंटिन्यू रखा। फिर उसके सबको समग्र रूप से, मतलब बॉक्सेस को भी अरेंज कर लिया, छड़ी भी उठा ली, छड़ी उठाने के बाद में उसने फिर उसके बाद केले के बंचेस को नीचे गिराया। फिर आता है लास्ट में सिमिलैरिटी, सिंप्लिसिटी। सिंप्लिसिटी का मतलब जब भी आप किसी प्रॉब्लम को देखते हैं और उसको सॉल्व करने की प्रोसेस में जाते हैं तो कीप इट सिंपल का जो कॉन्सेप्ट है वो सही रहता है। मतलब आप प्रॉब्लम तो वैसे ही पहले से है, आप उसको और कॉम्प्लिकेटेड वे में सॉल्व मत करो। जैसे मैं आपको एक उदाहरण बताऊं कि मैं एक कॉलेज में पहले एचओडी थी, और उसमें मेरे अंदर बहुत सारे टीचर्स थे जो कि काम करते थे। अब मैंने हर किसी को अपना एक पार्ट दे रखा था कि भाई आपको ये काम करना है, आपको टाइम टेबल का काम करना है, आपको एग्जामिनेशन को देखना है, आपको रिजल्ट्स को देखना है। इस तरीके से सबका अपना अपना काम डिसाइड कर रखा था कि आपको ये सारी चीजें करनी है। जिनमें से एक मेरे साथ में मेरे कलीग थे, ऐसा तो नहीं कहना चाहिए क्योंकि वो मुझसे एज में काफी बड़े थे, लेकिन वो मेरे अंडर काम करते थे। तो उनका क्या था कि काम करने का जो तरीका था बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड था। मतलब उन्होंने एग्जाम का, उनके पास काम था, उस एग्जाम के काम को उन्होंने इतने कॉम्प्लिकेटेड बना दिया कि स्टूडेंट्स को जब एग्जाम का दिन आया तो उस दिन उनको ये भी नहीं समझ में आता उनका रोल नंबर किस रूम में जाकर पड़ेगा। तो इसके बाद फिर उनको एक बार बैठाकर उनसे कहा कि सर ऐसा कीजिए कि सिंपल वे में बच्चों को समझ में आए एटलीस्ट, कि आप जब जैसे ही आते हैं तो जब आप कॉलेज के गेट पे पहुंचते तभी जाकर समझ में आ जाए कि आपका रूम कौन सा होगा, वहां जाकर आपको बैठना है। तो कोई भी प्रॉब्लम को अगर आप कॉम्प्लिकेटेड वे में सॉल्व करोगे ना तो आप तो समझ जाओगे क्योंकि आप सॉल्व कर रहे हो, और दूसरा कोई भी उस प्रॉब्लम को नहीं समझ पाएगा। ठीक है, तो सिंप्लिसिटी बहुत जरूरी होती है प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। तो ये सारी चीजें थी गेस्टाल्ट की। तो इनको क्रम में देखा जाए तो समानता, निरंतरता, निकटता, समरूपता, व्यवस्था,
ये सारे क्रम हैं जिस क्रम में इनको अरेंज किया जाता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में हम देख लेते हैं कि एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या है, क्योंकि बात तो एजुकेशन की हो रही ना अल्टीमेटली, कि एजुकेशन में इसका रोल क्या है। तो पहले तो बात आती है प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। यहाँ से बात आती है किस चीज की, प्रॉब्लम सॉल्विंग की। आपके पास समस्या है, उस समस्या का कैसे समाधान निकालना है, ये मेथड बनानी। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड जो है वो यहीं से निकलती है। फिर होती है आपकी सर्च मेथड। रिसर्च में जो सर्चिंग वाला पोर्शन होता है वो सर्च मेथड है, जो कि गेसॉल्व से निकलती है। इसके बाद में क्रिएटिव थिंकिंग वाला जो पार्ट है वो भी गेसॉल्व थ्योरी से निकलता है। क्रिएटिव थिंकिंग मतलब चीजों को कितनी क्रिएटिवली आप निकाल सकते हो, उनको समझा सकते हो, उनका सॉल्यूशन निकाल सकते हो। मतलब एक ही चीज से कई सारी चीजें बन सकती हैं। अब आपको ओरिगेमी वाली बात पता होगी, जैसे ओरिगेमी में क्या होता है, एक सिंपल से कागज होते हैं, उनको अलग अलग तरीके से मोड़ के और उसके अलग अलग तरीके के शेप्स बन जाते हैं, देखा होगा आपने। तो वो क्या है, क्रिएटिविटी तो ही है ही, और क्या है ना। तो क्रिएटिव थिंकिंग पर ये थ्योरी जो है वो बल देती है। साथ ही साथ में थिंकिंग, मनन जिसको कहते हैं अंदर सोचना, सोचने के बाद प्रॉब्लम को सॉल्व करना, स्वाध्याय, अपने आप में आप अध्ययन कीजिए और अध्ययन करने के बाद में सॉल्व कीजिए। स्वाध्याय का मतलब केवल इस सेंस में नहीं होता है। स्वाध्याय का मतलब यही होता है कि आपके मन में आप कीप इट लर्न टाइप का, मतलब हमेशा सीखने वाली स्थिति में रहो, कि कोई भी चीज है उसको आपने समझा, सीखा, पढ़ा, उसके बाद अंदर ही अंदर उसका चिंतन चल रहा है, ताकि हम ये समझ सके कि इसका हम उपयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं। फिर आता है सेल्फ स्टडी, अपने आप में कोई चीजों को सीखना। क्योंकि देखिए ऐसा है कि हर एक व्यक्ति की जो थिंकिंग प्रोसेस है वो अलग अलग होती है। मेरा जो चीजों को ग्रैब करने का लेवल होगा वो अलग होगा, मेरे साथ में जो है उनका अलग होगा, चीजों को देखने का नजरिया अलग होगा, ठीक है। कोई किसी एक वस्तु को, जैसे एक बहुत फेमस उदाहरण है कि एक पिक्चर थी जो टांग दी गई और उस पिक्चर के बाद में लोगों से कहा गया कि इसके बारे में आप अपनी अपनी राय लिखिए। तो वो राय 70 लोग आगे लिख के गए और 70 तरह की राय उन्होंने उस पिक्चर के बारे में दी। मतलब हर एक व्यक्ति अपने अपने तरीके से एक प्रॉब्लम को देखता है। तो स्वाध्याय का मतलब यही होता है कि आप लगातार लर्न करने की स्थिति में रहो, है ना। फिर सेल्फ स्टडी करते रहो, अपने आप सीखते रहो। इमेजिनेशन पावर को इम्प्रूव करो। यहाँ पर इमेजिनेशन पावर, इनसाइड थ्योरी में क्या आता है, इमेजिनेशन पावर, सोचना, सोचने के बाद में उन प्रॉब्लम्स को पहले से विजुलाइज कर लेना कि किस तरीके की प्रॉब्लम हो सकती है। लॉजिक्स बहुत जरूरी होते हैं, क्योंकि तर्कों के बिना आप किसी प्रॉब्लम को नहीं समझ सकते। जैसे कि एक फॉर एग्जांपल देख लें हम, कि यदि मान लेते हैं उस बॉक्स में कई सारे बॉक्स होंगे जो स्क्वायर शेप के होंगे, कई सारे होंगे ट्राइंगल शेप के होंगे। अब ट्राइंगल शेप वाले बॉक्स को आप नीचे रख दो, उसके बाद में आप स्क्वायर को रखोगे, तो आप नीचे वाला बॉक्स जो है वो क्या हो जाएगा, पतला होगा, जिससे वजह वो गिर जाएगा और ऊपर की स्क्वायर शेप की बॉक्सेस को वो अपने साथ में नहीं झेल पाएगा। तो ये लॉजिक आपके माइंड में होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो एजुकेशनल इम्प्लीकेशन है गेसॉल्व थ्योरी के, है ना। अब एक और बात आ जाती है, क्योंकि ये बात है कि भाई अगर कोई थ्योरी है तो उसके बाद में उसकी आलोचना भी होती ही है। ऐसा कोई नहीं है जिसकी आलोचना ना होती हो। मैं अपनी बात कहूँ, आप अपनी बात कहो, अगर हमें पसंद करने वाले 1000 लोग होंगे तो हमें ना पसंद करने वाले भी कुछ तो होंगे ही, 100-150 नहीं तो 1000 या 3000 भी हो सकते हैं। तो जो हमें ना पसंद करते हैं, तो गेसॉल्व थ्योरी जो है आपके कोलर और गोफका और मैक्स वर्दीमैन ने दे तो दी। इसके बाद लोगों ने इसको जब एनालिसिस किया तो उसमें लोगों को कुछ कमियां नजर आई। वो कमियां क्या थी, वो ये थी कि ये सिद्धांत जो है वो बहुत व्यक्तिवादी है। बहुत व्यक्तिवादी का मतलब इंडिविजुअल है। अब ये बात तो सही है कि यहाँ पे इंसाइट है ना, तो हर व्यक्ति की अलग अलग इंसाइट होती है। किसी की सूझ अच्छी होती है, किसी की नहीं होती है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा जिनको सूझता नहीं है, बहुत सारे लोगों को देखा है जिनको आपने जितना उनको बता दिया ना वो उतना काम तो बहुत अच्छे से कर लेंगे, लेकिन उनसे कहा जाए कि भाई तुम खुद सोच के कर लो तो वो चुप बैठ जाएंगे, उनको कुछ भी नहीं सूझता है। तो ये सोच जो है क्या है, व्यक्तिवादी है। हर किसी की सोच और सूझ जो है, इंसाइट जो है वो अलग अलग होती है। इसके बाद में ये व्यक्तियों के स्वार्थी व्यवहार को प्रोत्साहित करता है, दूसरों को समझने से पहले खुद को समझने की बात करता है। तो ये बात में इनकी आलोचना की गई है, ठीक है। तो आलोचना तो एक भाई बात है, कौन है जिसकी आलोचना आज तक नहीं, ठीक है। लेकिन हमें समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न आपके आते हैं, ठीक है। तो ये थी आज की
क्लास मेंटल हेल्थ मेंटल हाइजीन को हम कल समझते हैं, और साथ ही साथ में जो नेक्स्ट पोर्शन है वो भी हम कल देख लेंगे। एक और बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि जो ये क्लासेस है हमारी कम्प्लीटली फ्री है, कोई चार्ज नहीं है, पर बहुत सारे ऐसे भी प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि चार्जेबल है, मतलब पैसे लेकर आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो कई सारे स्टूडेंट्स की जैसे यही है ना कि अलग अलग तरीके की सूझ होती है, कई सारे स्टूडेंट्स की ऐसी सूझ होती है जब तक उनके खर्चे नहीं होते ना तब तक उनको लगता ही नहीं है कि ये जो मैं कुछ भी कर रहा हूँ, मैं कुछ तैयारी कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं उन सारे स्टूडेंट्स को बोलना चाहती हूँ कि वो आपका अपना एक सोच हो सकती है ना, उस पे आप सबको मत डालिए। जो मेरे साथ जुड़कर प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो यहाँ पर जुड़े और फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो प्रिपरेशन करें। मेरा सोचना सिर्फ इतना ही है कि मुझे खुद ये पूरा कंप्लीट सिलेबस पढ़ाना है, क्योंकि मैं पढ़ना भी चाहती हूँ, साथ में मेरी सेल्फ स्टडी भी होती है, इसलिए मैं पढ़ाना चाहती हूँ। फिर भी अगर कोई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि सिर्फ उस कंडीशन में ही पढ़ते हैं जब उनके पैसे खर्च होते हैं, तो वो उन सारे जो प्लेटफॉर्म्स है उनके लिए जा सकते हैं। बाकी आपको यहाँ पर अगर सेल्फ लर्निंग के साथ आप पढ़ रहे हैं तो आपको कम्प्लीटली फ्री सब कुछ मिलेगा, कोई कॉस्ट नहीं होगी। बस मुझे आपका सपोर्ट चाहिए, आपका साथ चाहिए कि जिससे आप मेरे साथ जुड़कर आप बहुत सारे लोगों को साथ में जोड़ें, और जोड़ने के बाद में आप इस जो सेल्फ लर्निंग का हमारा छोटा सा परिवार है, अभी 5,000 4,000 4,500 लोगों का, ये बड़ा करें। ठीक है, मेरा टारगेट सिर्फ इसको बढ़ाना है। तो जो लोग मेरे साथ जुड़े तो कंसिस्टेंटली जुड़े रहें, और आगे देखें, हम साथ साथ में पूरे कंप्लीट सिलेबस को कवर करेंगे। बस आपको मेरे लिए एक काम करना है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस जो हमारी ये सोच है इसको पहुंचाना है, और यहाँ इसको शेयर करना है। ठीक है, तो मिलते हैं कल फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। बाय बाय।